इसमें तो कोई खैर डाउट ही नहीं है कि हमारे देश में अगर हम हर तीसरे चौथे बंदे को पकड़ना तो वो इंजीनियर मिल जाएगा आपको। लेकिन ये वीडियो है कि भाई इतने इंजीनियर्स हैं क्यों हमारे देश में, इसकी शुरुआत भी तो कहीं से हुई ही होगी। अब यहाँ पे ये समझना स्टार्टिंग में जरूरी है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी है ना, उसमें जाने वाले लोग मैक्सिमम आपको उतने ही मिलेंगे कि या तो वो CSE ब्रांच चुनना चाहते हैं, या फिर वो IT ब्रांच चूज करना चाहते हैं, या ECE, फिर कुछ मिलते हैं जो सिविल के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा शायद ही दो चार एक आधी मैकेनिकल, कुछ दो चार और ऐसी ब्रांचेस होती है जिसमें वो पहले से डिसाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरे को पैशन है इस पर्टिकुलर ब्रांच में। जिनको समझ नहीं आ रही, सिंपल वे में समझाता हूँ कि इंजीनियरिंग भी कई टाइप की होती है। जो CSE, IT, EC इन कुछ ब्रांचेस में जाते हैं ना, वो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग करते हैं, वो कंप्यूटर में बैठ के कोड वगैरह लिखते हैं ना, वो सारा कुछ। बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले से बोल के जाएंगे कि हाँ भाई मेरे को तो केमिकल इंजीनियर बनना है। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहा है वो इन तीन ब्रांचेस में घुसने की कोशिश जरूर कर रहा होगा। तो इंजीनियरिंग फॉर 50-60-70% ऑफ पीपल आप उसे रिप्लेस कर सकते हो इन तीन ब्रांचेस से जिसमें कोडिंग होती है, IT फील्ड। और इसी वजह से इंडिया एक IT जायंट है, इसी वजह से हमारा इतना मोटा रेवेन्यू जो है वो IT से आता है। लेकिन ये जो पूरे IT सेक्टर की शुरुआत हुई थी ये अब से नहीं हुई, ये बहुत पुराने टाइम से शुरुआत हुई है। हमारा जो पूरा देश था, पहले वाला देश, अगर मैं बहुत पुराने टाइम पे जाऊं, वेदास के टाइम पे जाऊं, तो हमारे देश में साइंटिस्ट बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। हमारे जितने भी 4 वेदास हैं, उन चारों वेदों में आपको ऐसे ऐसे श्लोक सुनने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे जो साइंटिस्ट्स ने लिखे हैं। और वो आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड है इतने सालों बाद, उसमें भी वो रेलेवेंट है। चाहे वो सुश्रुत द्वारा सर्जरी की प्रैक्टिस हो, चाहे वो बौद्धायन के सूत्र हो। उसके बाद हमारी आगे आगे पीढ़ियां चलती हैं। तो अगर अंग्रेजों के टाइम में लोग हैं तो जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने तो अपना एक रिसर्च पेपर जो है वो आइंस्टाइन को फॉरवर्ड किया था, और आइंस्टाइन को वो इतना पसंद आया कि आइंस्टाइन ने बहुतों को दिखाया उसे, और जर्मन जो उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज थी उसमें भी उसे ट्रांसलेट करवाया। खैर, कहने का मतलब है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट का बहुत पुराने टाइम से एक इकोसिस्टम रह चुका है, और जो इकोसिस्टम अगर अंग्रेजों के टाइम पे वो इकोसिस्टम कभी खत्म नहीं हुआ, जबकि इतना कल्चर को दबाने की कोशिश करी गई, तो वो इकोसिस्टम अंग्रेजों के जाने के बाद जब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया उसके बाद तो वो खैर कैसे ही खत्म होने वाला था। अब आजादी के टाइम पे हमारे पास 2 ऐसे साइंटिस्ट थे, खैर साइंटिस्ट और भी थे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के लाया हूं ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं। पहले थे PC मेहलनोबिस, दूसरे जो है वो होमी जहांगीर बाबा। वैसे तो ये दोनों ही साइंटिस्ट बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई कैलिफोर्निया में कर रहा था, कोई कहीं कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे पहले World War I हुआ, फिर World War II हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में ये दोनों इंडिया आए थे, मोस्टली आए थे कि वैकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर किसी और काम से जा रहे हैं, लेकिन इंडिया आने के बाद वहां पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था या फिर वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। ऐसी प्रॉब्लम्स में इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये इंडिया में ही रहेंगे। इनफैक्ट जो PC मेहलनोबिस थे ये एक फिजिसिस्ट थे। ये इंडिया में आने के बाद इनका जो इंट्रोडक्शन है वो स्टैटिस्टिक्स से हुआ, और इनको पता नहीं प्यार सा हो गया स्टैटिस्टिक्स से, और इनकी जो आगे का काम था वो इतना तगड़ा काम इन्होंने किया कि ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया इनको बुलाया जाता है। अब जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका क्या रिलेवेंस है। खैर, आजकल आप क्या करते हो, देखो आपने फोन उठाया, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लिया, कल बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो सब देख लिया, लेकिन ये सारी चीजें जब आपके पास जो मशीनरी होती है वो ना हो तो आप ये बता ही नहीं सकते, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ये सारा कुछ। और जब PC मेहलनोबिस उस टाइम पे थे तो ये सारा कुछ इतना आसानी से पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं कि PC मेहलनोबिस अपने पैसों पे कुछ लोगों को हायर करते थे ताकि वो उनके लिए कैलकुलेशंस कर सके, मतलब उनको पैसा ही पूरे दिन बैठ के भाई ये कैलकुलेशन करो, वो कैलकुलेशंस करने का पैसा मिलता था। कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो 1931 में PC मेहलनोबिस ने ही वो उसका शुरुआत की थी। तो इवन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी PC मेहलनोबिस के पूरे सिस्टम को यूज करती थी ताकि वो पता लगा सके कि भाई बाढ़ कब आने वाली है, बारिश कब आने वाली है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि PC मेहलनोबिस जैसे लोग जो बाहर पहले कभी साइंटिस्ट हुआ करते थे वो इंडिया में रह के काम कर रहे थे, तो वो गवर्नमेंट को पुश करते थे कि भाई आप कंप्यूटर्स लेके आओ, आप टैबुलेटर्स लेके आओ। फाइनली जब गवर्नमेंट इनकी डेटा को यूज करती थी, ये मैं इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद की बात बता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट इस डेटा को यूज करती थी और गवर्नमेंट को हेल्प मिलती थी तो गवर्नमेंट और फिर हेल्प करती थी कि भाई चलो ठीक है ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको और हेल्प करो। जैसे PC मेहलनोबिस ने कभी ये डिसाइड नहीं करा था कि भाई वो इंडिया में जाके सेटल हो जाएंगे, तो लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, आज की तो कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है। थोड़ा सा टाइम मैं आपका यहाँ पे लेना चाहूंगा। कुछ साल पहले जब मेरे को ज्यादा कोई खास काम नहीं था और स्टूडेंट ही हुआ करता था मैं, तो मेरे को अपनी लाइफ में ऐसा लगता था कि भाई प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मेरे को पहले से ही अंदर से एक क्यूरियोसिटी या फिर यूं कह लो कि बेचैनी सी होती थी कि भाई कुछ नया सीखना है, कुछ नया सीखना है। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा था कि भाई मैं फ्रेंच सीखूंगा, स्पेनिश सीखूंगा या कोई लैंग्वेज सीखूंगा ताकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ ज्यादा स्किल्स हो, बेटर स्किल्स हो और लोगों के कंपैरिजन में। तो तकरीबन 3-4-5 साल पहले मैंने एक ऐप डाउनलोड करा था डुओलिंगो उस टाइम पे, और मैं उससे फ्रेंच सीख रहा था। लेकिन लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि मैं कभी उस टाइम पे ये नहीं सोच सकता था कि भाई मैं इस टाइम पे यहाँ आके जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करूंगा और मेरे को वही एप्लीकेशन अप्रोच करेगा प्रमोट करने के लिए। और ऐसे एप्लीकेशंस को प्रमोट करने से अच्छा क्या ही होगा जिसको खुद आपने यूज कराओ अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। इनका जो एप्लीकेशन है वो है भी बहुत फन। जैसे आप नॉर्मली लाइफ में क्या करते हो कि स्क्रॉल करने लग जाते हो, रील्स देख ली, शॉर्ट्स देख ली, गेम्स खेल लिए। अगर आप 2-4 दिन इस ऐप को यूज करोगे ना तो आपको आदत लग जाएगी इसी ऐप की, इसी ऐप को खोलने का मन करेगा कि भाई चलो ठीक है फ्री बैठे खोल लो इस ऐप को। डुओलिंगो इतना फन एप्लीकेशन है कि आप इसे यूज करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप एंजॉय भी कर रहे हो और आप प्रोडक्टिव काम भी कर रहे हो। एक अक्सर जो प्रोडक्टिव काम होता है वो बोरिंग ही होता है। इट्स अ ग्रेट ऐप, 40+ लैंग्वेजेस इसमें है,
फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, हिंदी, इंग्लिश में भी काफी अच्छी हेल्प करता है ये। डाउनलोड करो एंड मेक योर लाइफ प्रोडक्टिव। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। जहाँ पीसी मेलानोबिस अपने स्टैटिस्टिक्स के लिए काम कर रहे थे, वहीं पे थे होमी जहांगीर बाबा, जो काम कर रहे थे एटॉमिक रिएक्टर्स पे। पहली चीज तो वो थी जहाँ गवर्नमेंट को फायदा दिख रहा है, दूसरी चीज वो है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए एटॉमिक रिएक्टर्स और उस पर रिसर्च, और बाद में हमें पता ही है कि हमारे बॉर्डर पे कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट होते रहती है, तो वेपन्स भी हमें चाहिए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन ना करा जाए। अब कंपैरिजन बनता भी नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन, कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन करना जरूरी है। पाकिस्तान का जब क्रिएशन हुआ, उसके बाद जो लाइफ चली, उसमें पाकिस्तान मोस्टली एक ऐसा स्टेट था जो बहुत ही ज्यादा रिलीजन ऑब्सेस्ड स्टेट था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप चाहे होमी जहांगीर बाबा को ले लो, चाहे आप फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ को ले लो, ये दोनों ही पारसी कम्युनिटी से आते हैं। होमी जहांगीर बाबा जब अपने फील्ड में काम कर रहे थे एटॉमिक रिएक्टर पे और बाकी की चीजों पे, तो उन्हें काफी सारी पावर की जरूरत पड़ती थी, और ये पावर गवर्नमेंट के लिए सप्लाई करना काफी हार्ड हो रहा था। वहां पे दोबारा रोल प्ले करते हैं सर JRD टाटा, अनादर पारसी। वो डिसाइड करते हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे होमी जहांगीर भाभा के प्रोजेक्ट्स में, और वहां से जन्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया के जो पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसमें अच्छा खासा रोल होमी जहांगीर भाभा का था। बाद में कंट्रोवर्शियली होमी जहांगीर भाभा की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। अब इस पे भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, खैर उसके बारे में कभी और बात करेंगे। यहाँ तक बेसिकली कहने का मतलब है कि इंडिया का जो एक प्रॉपर इकोसिस्टम था साइंटिस्ट्स का, वो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा था। अब होमी जहांगीर भाभा जो है, उनको भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छे खासे कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती थी। अब इनमें से कुछ कंप्यूटर्स तो ऐसे थे जो हमने इंपोर्ट कराए गवर्नमेंट ने, कुछ ऐसे थे जो हमने खुद बनाए। तो ऑफ कोर्स इनकी जरूरत भले ही चाहे एटॉमिक रिएक्टर्स में हो, बाकी जगह पे हो, लेकिन हमारे पास एट द सेम टाइम जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, तो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंजीनियर्स तैयार हो रहे थे। फिर अगला जो एक क्रिटिकल ब्रेक थ्रू मिलता है, वो मिलता है 1978 के आसपास। उस टाइम पे हमारे यहाँ जो कंप्यूटर्स या फिर मेन फ्रेम्स बोल देते हैं, मेन फ्रेम्स का सेटअप करा जाता था, वो मोस्टली IBM द्वारा करा जाता था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। लेकिन 1978 में जब जनता पार्टी आती है रूलिंग गवर्नमेंट में, तो एक एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, उसको बड़ी एग्रेसिवली उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो बाहर के कंपनीज थी, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो उनके जो 100% शेयर्स है ना, उन्हें अपने 100% शेयर्स का जो होल्ड है उसे 40% करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि IBM के लिए इंडियन जो मार्केट थी ना, इंडिया के पास उस टाइम पे इतना ज्यादा पैसा नहीं था। अभी तो खैर धीरे धीरे बहुत ऊपर लेवल पे इंडिया पहुंच रहा है, लेकिन उस टाइम पे इतना बड़ा मार्केट भी नहीं था IBM के लिए इंडिया। तो कहीं ना कहीं IBM के पास एटीट्यूड ज्यादा था, इंडिया के पास जो एटीट्यूड था वो कम था थोड़ा सा। IBM ने इनकार कर दिया कि भाई हम आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, आपको चाहिए मेन फ्रेम तो लो, नहीं चाहिए तो रहने दो, हम आगे बढ़ते हैं। खैर IBM पे बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं कि वो जो US में मेन फ्रेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो बाकी इंडिया में ऐसे लेवल के मेन फ्रेम्स को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता। और IBM जो है इट क्विट्स इंडिया। यहाँ से शुरुआत हुई इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की। शिव नदार और उनकी टीम द्वारा HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एक गैराज में शुरू करा गया, जो हम आजकल ऑफशोरिंग बोल देते हैं। तो जो डेटा कन्वर्जन का काम अमेरिका का था, उसे इंडिया लाने का काम और उसकी जो शुरुआत थी वो नरेंद्र पाटनी ने किया, जिससे पाटनी कंप्यूटर सिस्टम बना, जहां से कुछ यंग प्रोग्रामर्स निकल के NR नारायण मूर्ति के साथ मिलकर उन्होंने इन्फोसिस का क्रिएशन किया। जब ये सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस सेटअप हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने अच्छी खासी हेल्प करी, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए भी था। उनमें से एक बड़ा काम था कि जो इंडिया का पूरा रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है टिकट्स का, वो उन्होंने कंप्यूटराइज्ड कर दिया इन्हीं कंपनीज के हेल्प से। फिर आता है अगला क्रिटिकल पॉइंट, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, 1991। अब ये टाइम था कि इंडिया की जो ये पूरे एंटरप्रेन्योर्स थे, IT बिजनेसेस थे, ये ठीक ठाक लेवल में मैच्योर हो गए थे। अब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई ठीक है, चलते हैं अमेरिका, चलते हैं वेस्ट साइड, वहाँ अपने ऑफिसेस सेटअप करेंगे, जॉइंट वेंचर्स करेंगे वहाँ की कंपनियों के साथ। और लकीली एट द सेम टाइम अमेरिका में भी अच्छी खासी स्किल की कमी थी, स्किल्ड एम्प्लॉयज, और इंडिया में तो हंगरी थे लोग कि भाई बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, और ये जो दोनों चीजें हैं वो अच्छी खासी मैच हो गई। फिर ईयर 2000 में एक अच्छी खासी प्रॉब्लम आई, जो शायद आज आपको सुन के फनी लगेगा। जब ईयर 2000 आया, तो दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स थे, वो मोस्टली जो ईयर्स की कैलकुलेशन करते थे, वो लास्ट 2 डिजिट से करते थे। जैसे 1998 हुआ तो 98, 1999 हुआ तो 99। जब ईयर 2000 आया तो 2 जीरो लगने थे। अब 1900 और 2000 में कोई डिफरेंस ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ऑफ कोर्स कंप्यूटर से ही चलता था, बहुत ही गंदे लेवल से डाउन हो गया। इट वाज लाइक अ केओस। अब शायद ये थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन ये इंसिडेंट इतना ज्यादा भयानक था, लोग इससे इतना डर गए थे कि लोगों ने अपने कैश इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे, अपना फूड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि क्या भाई अब कुछ गंदा होने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, और कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे। यहाँ तक कि कुछ जो एक्सपर्ट्स थे ना, वो ये कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई इस पूरे जो हुआ है ना ये एपिडेमिक, इसको शॉर्ट आउट करने में $400 मिलियन से लेकर $600 बिलियन तक कुछ भी लग सकता है। और उस टाइम पे $600 बिलियन सोचना बहुत बड़ी बात थी। अब जब प्रॉब्लम इतने बड़े स्केल पे हुई हो, तो आपको क्या चाहिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए? एक तो आपको चाहिए ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, एक आपको चाहिए स्किल, और ये दोनों ही चीज इंडिया के पास उस टाइम लकीली
बहुत ही बढ़िया तरीके से थी। और ये वो टाइम था कि वेस्ट कंट्रीज को इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन आईटी इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए थे, क्योंकि एक तो इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे उन पर खर्च नहीं करने पड़ते थे, और दूसरा कि काम बहुत अच्छा करके देते थे। यहाँ से जो पूरा सिस्टम था आईटी सर्विसेज को रन करने का, ये इस लेवल का हो गया था कि मान लो कंपनी अगर कहीं और रजिस्टर्ड है, वेस्ट में कहीं रजिस्टर्ड है, उसके क्लाइंट्स भी वेस्ट में है, वो अपना एक बैक रूम क्रिएट करते थे इंडिया में, ताकि जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं वहाँ से बैठ के उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। इस पूरे सिनेरियो में जो भी हुआ, जितनी भी गवर्नमेंट रही, सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था कि भाई सबने हेल्प करी, और ये जो पूरी आईटी इंडस्ट्री का, आईटी सर्विसेज का काम था, ये अच्छे से चलता रहा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में आईटी सर्विसेज आज कितना ज़्यादा लंबे स्केल पे, बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। इवन जो बंदा कोई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके आ रहा होगा, जो बंदा कोई केमिकल इंजीनियरिंग करके आ रहा होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करके आ रहा होगा, फाइनल ईयर आते आते वो बंदा कोडिंग करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आईटी सेक्टर में अच्छी खासी जॉब है। इंजीनियर्स की जो गिनती है वो आईटी सेक्टर ने ही बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। लास्ट ईयर इंडिया ने $227 बिलियन का आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है, रेवेन्यू क्रिएट किया है, और इसमें से $170 बिलियन रेवेन्यू बाहर से आया है, बाहर की कंट्रीज से आया है। कुछ काम ये है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी कराती है, जैसे मान लो एसएससी के एग्जाम्स हैं, वो जो एग्जाम्स हैं उनके जो रिजल्ट्स प्रिपेयर होते हैं, जो पूरा सिस्टम होता है जिसमें इतनी मेहनत लगती है कि भाई किसको कौन सी जॉब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये सारा कंप्यूटराइज्ड होता है सिस्टम, और ये सारा सिस्टम जो है वो प्राइवेट फर्म्स करती हैं, और इसी को बोलते हैं आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट पॉलिटिक्स है, वो सारा कुछ कितना ज़्यादा डिसाइड करता है कि फ्यूचर हमारा क्या होने वाला है।